जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स। और आज के लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को समझने की कोशिश करनी है कि इसका बुनियादी तौर पर मतलब क्या है और इस डिसिप्लिन में, इस फील्ड में हम लोग क्या काम करते हैं या इसके हमें फायदे क्या होते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का हमारी डेली लाइफ में, हमारी जिंदगी में ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या स्कोप है, इसके हवाले से भी बात करें। देखिए जी, आई होप कि ये टर्म आप लोगों के लिए नई नहीं है। 9th क्लास में जब हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी तो उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी भी थी। तो आइए सबसे पहले तो इस टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। भाई हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा चीजों का इस्तेमाल इन डिफरेंट प्रोसेसेस, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के फायदे के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल जो है, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, इस डिसिप्लिन को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ना बेटा ये बात वैसे यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की टर्म करना भी थोड़ा सा जनरलाइज्ड हो जाएगा। एक्चुअली ज्यादातर जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फंजाई होते हैं। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके अपने फायदे की चीजें बनाते हैं। दैट इज, हर वो प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे बेनिफिट की कोई चीज बन रही है, वो बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। और ये कोई चीज नई नहीं है, इसकी 60, 70, 80 साल पुरानी हिस्ट्री है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी 70, 80 साल हो गए हैं इस डिसिप्लिन में, इस फील्ड में काम हो रहा है। अब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही एक और टर्म भी है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस टर्म का मीनिंग तो इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जेनेटिक आया जीन से, इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी चीज को खोलना फिर बंद कर देना, ठीक है, कि छेड़छाड़ करना ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेसिकली द रिपेयर, सिंथेसिस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस करना, उसको रिपेयर करना या उसको रिप्लेस करना, ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। यानी किसी इंसान के जीन्स के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देना, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो होगा कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो है मेरा बच्चा, वो बुनियादी तौर पे डीएनए है। आपका जो डीएनए होता है, दैट इज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ मैनिपुलेशन की जाती है, चेंजेस की जाती है, मुख्तलिफ तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो डेवलप किए जाते हैं। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और नाम भी है। आप ऐसे समझिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी ही है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहते हैं दिस इज एक्चुअली द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो मेन, जो नई बायोटेक्नोलॉजी है, दैट इज एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हिस्ट्री की बात करें तो ये बात मेरा बच्चा स्टार्ट होती है पाकिस्तान के बनने के करीब करीब, यानी फ्रॉम 1944 अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये एमसीक्यू के लिए चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं। बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री का सफर शुरू होता है 1944 में। सबसे पहले डीएनए डिस्कवर हुआ था और ये प्रूव हुआ था कि ये जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहली बात वो ये है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये साइंसदानों को पता चला 1944 में। तो फिर बस उसके बाद वो इसके पीछे पड़ गए। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया अब हमने इस डीएनए को नहीं छोड़ना, इसके साथ जितना हो सका हम इसकी मैनिपुलेशन करेंगे। फिर 1944 के बाद दुनिया आगे चली और हम आ गए 1970s में। 1970s में साइंसदानों के हाथ एक और खिलौना लग गया। उनको ना कुछ ऐसे एंजाइम मिल गए जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर सकते थे। 1970s में कटिंग ऑफ डीएनए पॉसिबल हो गई। यानी डीएनए तो वैसे कटता ही है जब रेप्लिकेशन होती है, बट अब जो साइंसदान थे उनको ऐसे एंजाइम मिल गए जिनके जरिए वो खुद डीएनए को काट सकते थे, जहां से चाहते वहां से काट सकते थे।
उसके बाद सफर आगे चला और 1978 में एक और बड़ी अचीवमेंट हुई और वो थी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। पहली बार साइंसदानों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन बना ली। देखिए इंसुलिन एक प्रोटीन है, आपने पढ़ा है, ये डायबिटीज के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होती है। बेसिकली शुगर लेवल को मेंटेन करती है इंसुलिन, तो जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें बनती नहीं है, तो जब बनती नहीं है और वो मरीज हो जाते हैं तो फिर इस इंसुलिन के जरिए उनका इलाज किया जाता है। सो 1978 में ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ कि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस की गई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम आगे चलें 90s में चलें तो 90s में एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ एंड दैट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइंसदानों ने ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको उन्होंने नाम दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, और इसका मकसद था कि इंसान के अंदर जितने भी जीन है ना उन सब की मैपिंग करनी है, उन सब का पता लगाना है कि डीएनए के किस हिस्से पे कौन सा जीन है। तो ये स्टार्ट हुआ 1990s में बेटा, और फिर ये तकरीबन 2002 में खत्म हो गया, 2002 में कंप्लीट हो गया। 2002 तक हमें ये पता चल चुका था कि इंसान के डीएनए के किस हिस्से पे कौन सा जीन होता है और उस जीन का फंक्शन क्या है। इसी हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और वो बात है डॉली के बारे में। डॉली इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। 1997 एक्चुअली, आज से को 25 एक साल पहले ये काम हुआ। साइंसदानों ने सबसे पहली ऑर्गेनिज्म बनाया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, उसको नाम दिया डॉली का। नाउ डॉली वाज अ शीप और ये बनाई गई थी क्लोनिंग के थ्रू। अब क्लोनिंग ये होती है कि आपकी बॉडी का एक सेल लें और उसको ग्रो करवाएं और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना दें। आपके एक सेल से आप जैसा ही बिल्कुल हूबहू बिल्कुल एक नए आप बना दें। आपने काफी मूवीज भी देखी होंगी जिनमें इस तरह के क्लोन्स होते हैं। तो ये डोली सबसे पहली एनिमल थी, सबसे पहली ऑर्गेनिज्म थी जिसको क्लोनिंग के थ्रू साइंसदानों ने बनाया। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस हिस्ट्री के पोर्शन में आपको मेन इवेंट्स बताए गए हैं कि कब कब क्या क्या हुआ था इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारे लेक्चर का अगला पार्ट है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें क्या फायदा हुआ है। देखिए ये जो हिस्ट्री पढ़ी है ये सारी किताबें बातें हैं, डीएनए कट रहा है, बन रहा है, डॉली बन गई है, जो है जीनोम प्रोजेक्ट डिस्कवर हो गया है, इसमें आपको एज अ कॉमन मैन आपके फायदे की कोई बात नहीं लगेगी। तो आइए अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस डिसिप्लिन की वजह से हमारी कॉमन लाइफ में, आम जिंदगी में हमें क्या क्या फायदे हुए। लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो भाई इसका जो स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का, इट इज क्वाइट वाइडर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फील्ड्स में कह लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है। और उन फील्ड्स में से सबसे पहली फील्ड है मेरा बच्चा मेडिसिन की, दवाइयों की, इलाज की। अब मेडिसिन की फील्ड में सबसे पहली बात, सबसे पहला फायदा जो हमें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ मेरा बेटा, वो है जी सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन्स। अब इंसुलिन का तो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन एक प्रोटीन है जो शुगर, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए होती है, और एक और प्रोटीन है बेसिकली इंटरफेरॉन्स। ये वायरल प्रोटीन्स हैं बेसिकली, और ये वायरसेस के खिलाफ ना बड़ी इफेक्टिव होती है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमें इंसुलिन मिली, हमें इंटरफेरॉन्स मिले। इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं वो बनाई गई बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ये जितनी भी वैक्सीन आप लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाई जाती हैं। जो कोविड की वैक्सीन है ये भी, तो आप देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी की। आगे चलते हैं वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मेरा बच्चा बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए वेपन्स का काम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और वो इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को बाहर के ऑर्गेनिज्म से महफूज रखता है। उस इम्यून सिस्टम के जो वेपन्स हैं उनको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो बहुत सारी एंटीबॉडीज हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई है। ग्रोथ हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो ग्रोथ के लिए जरूरी है, जैसे कि हमने अपने एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ हार्मोन पढ़े थे, जैसे सोमैटोट्रोपिन पढ़ा था, तो वो ग्रोथ हार्मोन है।
हमने आर्टिफिशियली ग्रोथ हार्मोन बना दिए कि अगर किसी बंदे में कम बंदे उसको डोज दे दो, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन्स के अलावा बहुत सारे एंजाइम्स मेरा बेटा जो है वो जीन जो बायोटेक्नोलॉजी है वो उसके थ्रू बने हैं। एंजाइम्स के अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एंड दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। अब जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी ये है जी कि अगर आपको कोई जेनेटिक डिजीज हो जाती है, जिस डिजीज का की जो वजह है वो जेनेटिक है, तो आपका जीन ही चेंज कर दे, इसको बोलते हैं जीन थेरेपी, रिप्लेसमेंट ऑफ द जीन। तो उसकी वजह से फिर वो बीमारी, वो डिसऑर्डर खत्म हो जाता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा फोरेंसिक मेडिसिन में, फोरेंसिक साइंसेज में ये जो मुजरिमों को तलाश करने के लिए इक्विपमेंट यूज होता है, वो फोरेंसिक जो फील्ड है उसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अब मेडिसिन के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास जो अगली चीज है दैट इज द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। देखिए हमने अभी एक ही फील्ड डिस्कस की है और उसमें हमें इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिली जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आज के दौर में कितनी अहम, कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब बात कर लेते हैं फूड की। भाई फर्मेंटेड फूड जितने भी हैं जो आप लोग खाते हैं, फर्मेंटेड फूड्स का मतलब है ये जो प्रिजर्व्ड फूड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अचार आपने देखा होगा, फर्मेंटेड होता है, प्रिजर्व्ड होता है, वो आप खाते हैं। योगर्ट खाते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनता है, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनते होते हैं। इसके अलावा माल्टेड फूड्स जो है, इसके अलावा बहुत सारे विटामिन, बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मेरा बच्चा बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही बनी है। बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए बनी है। फूड के अलावा, इन फूड्स के अलावा अगर हम मजीद बात करें तो एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत रोल है। अब एग्रीकल्चर में क्या रोल है जी कि हमने ऐसी ऐसी फसलें बनाई हैं जिनके करैक्टर बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे क्रॉप्स हैं जो यील्ड बहुत ज्यादा देती हैं। सो वी हैव द क्रॉप्स विद मोर यील्ड, यानी जहां पर पहले अगर गंदम आप लगाते थे और फॉर एग्जांपल 1 एकड़ से 50 बोरी निकलती थी, तो अब ऐसे सीड आ गए हैं, आप वो लगाएं तो 60 बोरी, 70 बोरी, 80 जो है निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसे सीड डेवलप कर लिए जिनकी यील्ड ज्यादा है, जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा है। इसके अलावा ऐसे सीड तैयार हो गए जो डिजीजेस के खिलाफ रेजिस्टेंट है, जो इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट है, जो हर्बिसाइड्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है। पहले लोग फसल उगाते थे, उसको बीमारी लग जाती थी, अब ऐसे ऐसे सीड्स अवेलेबल हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगती, ऐसे स्प्रेज अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुई। इसके अलावा मेरा बच्चा, आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके करेक्टर्स में जो बेहतरी है वो इसी वजह से हुई। डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर एग्जांपल काऊ है, गॉट है, ये जो मुर्गियां होती हैं वो है। अब आप ये मुर्गियों में देखिए, चिकन्स में देखिए, आपको कितनी वैरायटी मिलती है। जब हमने वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ी, मैंने आपको दिखाया था, अ वैरायटी ऑफ चिकन्स आर प्रेजेंट एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। कोई अंडे ज्यादा देती है, किसी का गोश्त ज्यादा होता है, किसी में कोई करैक्टर है, किसी में कोई करैक्टर है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये जो डोमेस्टिक एनिमल है ना, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज किए जाते हैं, यानी इनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इनके यूरिन या इनके मिल्क के थ्रू यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन गोट के दूध के थ्रू सबसे पहले हासिल की जाती थी। यानी साइंसदानों ने क्या किया कि बकरी का जो जेनेटिक मेकअप था उसको चेंज किया, उसके जीन्स को चेंज किया और अब ऐसी गोट्स प्रोड्यूस की जो कि अपने दूध में इंसुलिन रिलीज करती थी। फिर उस दूध से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था और फिर उसको यूज किया जाता था। सो दिस इज ऑल इज एक्चुअली द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट में क्या रोल है ये भी पढ़ लेते हैं। भाई एनवायरनमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या क्या रोल्स हैं जी, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहली बात, रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें ऐसे ऐसे एनर्जी के सोर्स मिले हैं जो रीन्यूएबल है। अब रीन्यूएबल का मतलब ऐसा सोर्स होता है बेटा
जो कभी भी खत्म नहीं होता, खुद ही रिन्यू होता रहता है। देखिए आजकल जो हम एनर्जी के सोर्स यूज करते हैं ना, वो एक दिन खत्म हो जाने हैं। कोयला और ये जो गैस और ये जो हम ऑयल यूज करते हैं, ये जमीन से निकलता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूसली बन नहीं रहा, जो बना पड़ा है उसी को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे सोर्स को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। बट ऑन द अदर हैंड जैसे सोलर एनर्जी है, तो सन तो हर रोज निकलना है ना, तो ऐसी एनर्जी को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जिनकी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स। इसके अलावा भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये भी पॉसिबल हुआ है कि आप बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जी ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज वाटर, हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं मेरा बेटा अब, जो कि सीवरेज के पानी को साफ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगहों पर पीने का पानी उस तरह अवेलेबल नहीं है जिस तरह आप लोगों को, हमें पाकिस्तान में मौजूद है। इवन दो अब तो पाकिस्तान में भी पानी की कमी हो चुकी हुई है, बट अभी भी बहुत सारे इलाकों में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बट कुछ कंट्रीज, कुछ इलाके ऐसे हैं दुनिया में जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में इंतहाई जो है किल्लत है पानी की, और खास तौर पे पीने वाले पानी की। तो वहां पर क्या करते हैं गवर्नमेंट्स या लोग या इदारे, वो अपने सीवरेज के पानी को या अपने बाकी पानी को, जैसे उनका सॉल्ट वाटर होता है, ओशन वाटर होता है, उसको साफ करके फिर उसको यूज करते हैं। तो अब हम ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जो सीवरेज के वाटर को साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, और वो जो है यूज होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा जनाब हमारे पास बायो पेस्टिसाइड आ गए हैं, बायो फर्टिलाइजर आ गए हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब है कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे मुश्तमिल है, जो जिंदा चीजों पे मुश्तमिल है, उनको हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। ये बायो फर्टिलाइजर आ गए हैं। इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जो स्पिल्ड ऑयल को साफ कर सकते हैं। देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, स्पिल्ड ऑयल वाला। ऑयल की जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होती है मेरा बेटा, वो मैक्सिमम जो है वो सी के थ्रू होती है, समंदर के थ्रू होती है, जहाजों के थ्रू। अब अक्सर होता ये है कि जहाज तेल से भरा हुआ है और लीक हो गया, और तेल जो है वो समंदर में चला गया। अब बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन द वाटर, तो वो ऑयल फिर ऊपर पानी के ही रहता है, नीचे नहीं जाता, ना ही मिक्स होता है, बिकॉज पोलर नॉन पोलर का चक्कर है। तो होता यह है कि वो ऑयल पानी के ऊपर रहता है और जो है एक लेयर सी बना लेता है। उस लेयर का नुकसान ये होता है कि जो नीचे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उन तक लाइट नहीं पहुंचती है और उनकी लाइफ मुश्किल हो जाती है, और ये एक बड़ा डिस्गस्टिंग सा सिनेरियो बन जाता है। अब इस केस में ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं, ऐसे बैक्टीरिया डिस्कवर हो गए हैं, बना लिए गए हैं, जो उस ऑयल को पी जाते हैं, जो उस ऑयल को खत्म कर देते हैं। तो जहां पर भी इस तरह का स्पिलिंग ऑयल का इशू होता है, वहां पर उन बैक्टीरिया को जो है वो छोड़ दिया जाता है। वो बैक्टीरिया जो है उस सारे के सारे ऑयल को खत्म कर देते हैं, जो दूसरी तरह से कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो हमने आज की हैं, इनका ताल्लुक एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप के साथ है। इनका ताल्लुक इस बात के साथ है कि बायोटेक्नोलॉजी हमें कहां कहां फायदा देगी। आई होप यू पीपल गेट इट। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।